कहानी की शुरुआत होती है कूपर नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो पहले नासा में एक पायलट का काम करता था, लेकिन अब उसने ये नौकरी छोड़ दी थी। बस अब वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मक्का की खेती करता था। आपको बता दें कि उसने ये नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि दुनिया को अब वैज्ञानिकों की जरूरत से ज्यादा किसानों की जरूरत थी। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया भूख से मर रही थी। धरती पर करीब 7 साल पहले ही गेहूं उगना बंद हो गए थे और करीब 1 साल पहले ओखरा और बाकी खाने पीने की चीजें भी पैदा होनी बंद हो गई थी। इसलिए कूपर ने नासा की नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला किया था। उसके 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी और एक बेटा था। कूपर की बेटी का नाम मुर्फ था, जो कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार होती है। मुर्फ को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना काफी पसंद होता है। वहीं एक बेटी के साथ उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम टॉम था, जो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था। मुर्फ को किताबों से इतना लगाव था कि उसके कमरे में एक बहुत बड़ी बुक शेल्फ भी थी, जिसमें कई सारी किताबें रखी हुई थी। लेकिन उस बुक शेल्फ की एक अजीब बात ये थी कि उसमें बार बार अपने आप किताबें गिर जाती थी। मुर्फ ये बात कूपर को बताती है और उससे कहती है कि उसके कमरे में भूत है। यह सुनकर कूपर मुर्फ से कहता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। इस पर मुर्फ उसे जवाब देते हुए कहती है कि आपने ये बताया था कि विज्ञान का मतलब होता है उन चीजों को एक्सप्लोर करना जिन्हें हम समझ नहीं पाते। इसके बाद कूपर मुर्फ से कहता है कि ठीक है, अगर तुम विज्ञान और घोस्ट में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने के बजाय कुछ भी तुम्हारे कमरे में जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करो। इसके बाद बहुत सारे लोगों को एक साथ हम स्टेडियम में बैठे हुए देखते हैं, जो कि बेसबॉल का मैच देख रहे थे। तभी अचानक से तूफान आने का सायरन बज जाता है, यानी जल्द ही धरती पर तूफान आने वाला था। बता दें कि धरती पर इस तरह की तूफान आना अब नॉर्मल बात हो चुकी थी और ये कभी भी आ सकता था। सायरन की आवाज सुनते ही सभी लोग जल्दी जल्दी स्टेडियम से निकलकर मास्क लगा लेते हैं और अपनी अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रेतीला तूफान आने की वजह से उसके पूरे घर में धूल मिट्टी हो गई है। वहीं जब कूपर मुर्फ के कमरे को चेक करता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल उसके कमरे में मिट्टी से फर्श पर कुछ लाइंस बनी हुई थी। ये देखकर मुर्फ अपने पिता से कहती है कि मैंने कहा था कि इस कमरे में कोई भूत है जो हमसे बात करना चाहता है। फिर कूपर उन लाइंस को बड़े ही ध्यान से देखता है और मुर्फ से कहता है कि आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में जाकर सो जाना। और वो खुद उसी कमरे में रुककर ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर इस कमरे में हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उसी कमरे में बिता देता है और यही सोचता रहता है कि तूफान से इस कमरे में ये लाइंस कैसे बनी और बुक अपने आप कैसे गिर जाती है। खैर अब सुबह हो जाती है और मुर्फ अपने पिता के पास जाती है और देखती है कि कूपर अब भी उन लाइंस को बहुत ध्यान से देख रहा है। जब कूपर की नजर मुर्फ की तरफ जाती है तो वो उसे बताता है कि किताबें भूत की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं। और फिर वो एक सिक्का उछालता है जो कि मिट्टी से बनी लाइंस के बीच में गिरने के बजाय उन लाइंस के ऊपर गिरता है। कूपर कहता है कि ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के जरिए भेजा गया है। दरअसल बाइनरी कोड एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम किसी मैसेज को भेजने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब करने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड भी एक तरीका है जिससे मैसेज भेजे जाते हैं। फूल से जो मोटी लाइन बनी है उनका मतलब 1 है और पतली लाइंस का मतलब 0 है। इसके बाद कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन जब कूपर उस जगह में एंटर करने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा है और इसी दौरान वहाँ एक लड़की होती है जो कि एक साइंटिस्ट है और इसका नाम था अमीला। अमीला कूपर को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है जहाँ उसकी बेटी मुर्फ को बैठाया गया था। साथ ही कुछ लोग भी उसी कमरे में पहले से मौजूद थे। इसी रूम में अमीला के पिता प्रोफेसर जॉन भी मौजूद थे, जिन्हें कूपर अच्छी तरह से जानता था। दरअसल जब कूपर नासा में काम करता था तब प्रोफेसर जॉन भी वहीं काम करते थे। प्रोफेसर जॉन कूपर से पूछते हैं कि आखिर इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता लगा, क्योंकि इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, ये एक सीक्रेट प्लेस है। प्रोफेसर जॉन की बात सुनकर कूपर उनसे कहता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता लगा ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी मुर्फ उन्हें बता देती है कि ग्रेविटी की वजह से उन्हें इस जगह के बारे में पता लगा है। वहाँ बैठा एक अफसर उनसे कहता है कि हमें सच सच बताओ, आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे। इस पर कूपर जॉन से कहता है कि पहले वादा करो कि तुम मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से सही सलामत जाने दोगे।
जॉन हंसते हुए कूपर से कहता है कि तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। दरअसल कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितने भी साइंस प्रोजेक्ट थे वो आज से 10 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। जॉन कूपर को बताते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी एक्टिव है, लेकिन दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और जब उन्हें नासा के प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा कि वो अब भी चल रहे हैं जो कि काफी महंगे होते हैं, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो कूपर को ये भी बताते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में बदलाव आने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और बची कुछ फसलें भी कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। यह सुनकर कूपर उनसे पूछता है कि धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। इस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि इसे छोड़ना होगा। वो आगे कहते हैं कि सैटर्न ग्रह के नजदीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप ही एक वार्म होल खुल गया था जिसके जरिए हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम वक्त में पहुंच सकते हैं। और उन्होंने अपने तैयार एस्ट्रोनॉट्स को दूसरी गैलेक्सी में भेज दिए हैं जो वहां एक ऐसे ग्रह की खोज करेंगे जो इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सही है और ज्यादा दूर नहीं है। उन सभी के पास में एक रोबोट भी है। जब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहां इंसान रह सकते हैं तो वो लोग उस रोबोट को ऑन कर देंगे जिससे प्रोफेसर को उनका सिग्नल मिल जाएगा। वो आगे बताते हैं कि तैयार एस्ट्रोनॉट्स में से उन्हें 3 का सिग्नल मिल गया है, यानी 3 अलग अलग ऐसे ग्रह हैं जिन पर इंसान रह सकते हैं। इसलिए अब वे एक टीम उन तीनों प्लैनेट्स पर भेजना चाहते हैं। अगर उस टीम को उन तीनों प्लैनेट्स में से ऐसा ग्रह मिल गया जहां इंसान रह सकते हैं तो फिर प्रोफेसर एक स्पेस स्टेशन के जरिए पूरी मानव जाति को उस प्लैनेट पर भेज देंगे। इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन भी बना लिया है और वो स्पेस स्टेशन वही है जहां कूपर और प्रोफेसर खड़े हुए हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक स्पेस स्टेशन है, लेकिन इतना बड़ा स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजा कैसे जाएगा, यही सवाल उठता है। तो प्रोफेसर ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कुछ वक्त के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस स्पेस स्टेशन को स्पेस में आसानी से भेजा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता और एस्ट्रोनॉट को ऐसा प्लेनेट ढूंढने में वक्त लग जाता है तो प्लेनेट पर जाकर इंसान के डीएनए के जरिए नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है। प्रोफेसर कूपर को भी इस मिशन में शामिल होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एक पायलट था। इस पर कूपर भी राजी हो जाता है, लेकिन इस बात से उसकी बेटी मुर्फ काफी नाराज होती है क्योंकि वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद कूपर मुर्फ के पास आकर एक घड़ी देता है और उससे कहता है कि इसके जैसी ही दूसरी घड़ी मेरे पास है, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेगी। और कूपर ये बात इसलिए कहता है क्योंकि स्पेस में वक्त की स्पीड कम है और पृथ्वी पर ज्यादा है। इसके बाद कूपर अपनी टीम के साथ दूसरी गैलेक्सी से होते हुए ब्लैक होल के पास पहुंच जाता है जहां वो तीनों ग्रह हैं। ये तीनों ग्रह ब्लैक होल के चक्कर इसी तरह से लगाते हैं जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। वहीं अब उनके स्पेसशिप के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट। इसलिए उनकी टीम इसी प्लैनेट पर जाने की सोचती है जिसका 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था। कूपर उस प्लैनेट पर जाने की तैयारी करता है, लेकिन उनका एक साथी उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो यहीं रुककर ब्लैक होल की इक्वेशन को समझने की कोशिश करेगा। बाकी के 3 लोग मिलर्स प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पानी के अलावा कुछ नहीं था। अब अमीला उस तरफ जाने लगती है जहां से उसे सिग्नल मिले थे, लेकिन जब कूपर उस जगह को ध्यान से देखता है तो पहाड़ जैसे दिखने वाली चीज असल में लहरें होती हैं जो बादलों को छू रही थी। दरअसल इस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से ये लहरें काफी ऊंची थी। कूपर अमीला को वहां जाने से रोक पाता इससे पहले ही वो वहां पहुंच जाती है और लहरों में फंसने ही वाली होती है, लेकिन एक रोबोट उसे बचा लेता है और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ले जाता है, लेकिन उनका एक साथी वहीं मारा जाता है। इधर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भरने की वजह से वो स्टार्ट नहीं होता और अगर उसे स्टार्ट करना है तो उसके इंजन से पानी बाहर निकालना होगा, जिसकी वजह से उन लोगों को इस प्लैनेट से निकलने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं। और जब वो अपने स्पेस स्टेशन पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका साथी जो वहीं रुका था वो अब बूढ़ा हो गया है। कूपर उससे पूछता है कि हमें वापस आने में कितने साल लग गए। इस पर वो जवाब देता है कि 23 साल। साथ ही वो इन लोगों के ये भी दिखाता है कि उनके घर से मैसेज आए हुए हैं, उन्हें भी देख लो। कूपर जब मैसेज देखता है तो उसके बेटे का मैसेज उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, साथ ही उसके बेटे की भी अब शादी हो गई है और उसके बच्चे हैं। इसके बाद कूपर अब दूसरे प्लैनेट पर जाने का फैसला करता है, लेकिन इन लोगों के पास में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि ये बचे हुए 2 प्लैनेट पर जा सके। इसलिए ये लोग उस प्लैनेट पर जाते हैं
जहाँ के सिग्नल सबसे ज्यादा थे। यहाँ का कैप्टन मन इन्हें बताता है कि यहाँ पर इंसान आराम से रह सकते हैं। वहीं पृथ्वी पर प्रोफेसर जॉन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वो मुर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के डेटा की जरूरत है जो उनके पास नहीं है। लेकिन मनुष्य के डीएनए के जरिए मानव जाति को बचाया जा सकता है। इसके बाद मुर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और कूपर को भेज देती है, जिससे वो सारी बातें उसे पता चल जाती है जो प्रोफेसर जॉन ने मुर्फ से कही थी। और साथ ही प्रोफेसर जॉन की मौत की खबर भी मुर्फ कूपर को दे देती है। मुर्फ का वीडियो देखने के बाद कूपर पृथ्वी पर लौटने का फैसला करता है। तब एक साथी उसे कहता है कि तुम ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर जाना और एक रोबोट ब्लैक होल में छोड़ देना, जिससे वो रोबोट ब्लैक होल का डेटा इकट्ठा करके पृथ्वी तक भेज देगा और ग्रेविटी की इक्वेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। कूपर को अब यहाँ मन की सच्चाई भी पता चल जाती है। दरअसल उसने सभी को धोखा दिया था। उसने ये गलत जानकारी भेजी थी कि इस प्लेनेट पर इंसान रह सकते हैं, इसलिए उसने अपने रोबोट को भी बंद कर दिया था ताकि वो कहीं सही डेटा ना भेज सके। और अगर वो सही डेटा भेज देता तो फिर इस प्लेनेट पर कोई नहीं आता और मन हमेशा के लिए इस प्लेनेट पर फंस कर रह जाता। इसलिए उसने गलत जानकारी पृथ्वी पर भेजी थी। अब क्योंकि कूपर को उसकी सच्चाई पता लग चुकी थी, इसलिए वो कूपर को मारने की कोशिश करता है। मन का प्लान था कि वो सभी को मारकर खुद पृथ्वी पर जाकर कोई भी झूठी कहानी सुना देगा, लेकिन प्रोफेसर की बेटी कूपर को उससे बचा लेती है। इसके बाद मन अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है ताकि वो उससे पृथ्वी पर जा सके, पर जब वो अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं कूपर अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पेसशिप से कनेक्ट करता है, लेकिन धमाका होने की वजह से स्पेसशिप में कमी आ जाती है और वो ब्लैक होल की तरफ खींचने लगता है। लेकिन जैसे तैसे कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तीसरे ग्रह के पास ले आता है और ब्लैक होल में रोबोट छोड़ देता है, पर रोबोट के ब्लैक होल में जाते ही उसका कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्पेसशिप से अलग कर लेता है, जिससे उसका भार कम हो जाए और अब अकेली अमीला वहाँ बचती है जो तीसरे ग्रह पर जा रही थी। कूपर ने ये इसलिए किया था ताकि मनुष्य के डीएनए वाला प्लान पूरा किया जा सके। वहीं कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अब तेजी से ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कूपर ब्लैक होल में ना जाकर एक टेस्टिंग में पहुंच जाता है। साथ ही उसके रोबोट से उसका कनेक्शन भी जुड़ जाता है। रोबोट उसे बताता है कि 5 डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेस्टिंग बनाया था, जिसमें वो टाइम ट्रेवल करके सब कुछ देख सकते हैं। अब कूपर इस टेस्टिंग के जरिए अपने घर की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ मुर्फ बैठी होती है जो अभी छोटी है। कूपर किताबें गिराकर उसे अपने होने का एहसास दिलाता है, पर मुर्फ समझती है कि ये कोई घोस्ट है। ये वही सीन है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। दरअसल वो कूपर ही था जो उसके कमरे में किताबें गिराता था। वो स्पेस में फंस गया था। तभी कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसे सारा डेटा मिल गया है, जिसकी मदद से वो प्रोफेसर का प्लान पूरा कर सकते हैं। कूपर उससे कहता है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए 5 डायमेंशन के लोगों ने मुझे नहीं बल्कि मेरी बेटी को चुना है। अब वो ये जानकारी मुर्फ तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने टेस्टिंग बनाया है जहाँ से कूपर सारी इन्फॉर्मेशन मुर्फ को दे दे और मुर्फ पूरी दुनिया को बचा ले। इसके बाद कूपर सारे डेटा को ग्रेविटी की मदद से अपनी बेटी की घड़ी में ट्रांसफर कर देता है और जब मुर्फ वो घड़ी लेने आती है, जो कि अब एक साइंटिस्ट है, तो वो घड़ी की सुई देखकर समझ जाती है कि उसके पिता ने उसे डेटा भेज दिया है और फिर वो इस डेटा को समझकर ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। तभी जिस टेस्टिंग में कूपर होता है वो उससे बाहर निकल आता है। दरअसल 5 डायमेंशन के लोग कूपर के जरिए ब्लैक होल की सारी जानकारी पृथ्वी पर पहुंचाना चाहते थे। कूपर की जब आँख खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन में होता है जिसका नाम होता है मुर्फ स्टेशन, जो कि उसकी बेटी का था। इसके बाद कूपर अपनी बेटी से मिलने जाता है, जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। हालांकि कूपर की उम्र केवल 3 साल ही बड़ी थी। और लास्ट में हम अमीला को देखते हैं, जो अब तीसरे ग्रह पर पहुंच चुकी है, जहां का वातावरण इंसानों के लिए परफेक्ट है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किया तो। थैंक यू।